वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा कि यूवीएफ में संबंध, इसमें अवतल दर्पण में यूवीएफ में संबंध देखा। और जैसा कि तुम्हें बताया गया कि जो गोल तुम्हारी जो लक्ष्य है, इसको ऑब्टेन करने के लिए यदि तुम लाइफ में अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे सामने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। लोग कांटे बनकर के तुम्हारे आगे खड़े होंगे और तुमको उन बातों को, उनके कहे गए बातों को इग्नोर कर देनी है। और इग्नोर करते हुए यदि तुम अपने जीवन में इग्नोर करना सीख लिए बेटा, तो लाइफ में समझ लो तुम सक्सेस हो जाओगे। तो इसलिए आज से और अभी से केवल और केवल उन्हीं बातों को दिमाग में रखो जो तुम्हारे गोल तक तुम्हें पहुंचा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अपनी वीडियो के कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तल दर्पण से संबंधित, उत्तल दर्पण में यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध। तो उत्तल दर्पण यूवीएफ में संबंध, उत्तल दर्पण में हम लोग सीखेंगे यूवीएफ का संबंध, उत्तल दर्पण में यूवीएफ का संबंध। जैसा कि हमें ये फार्मूला बताया गया, हमें ये सिद्ध करना होगा भैया, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यही हमें सिद्ध करके लाके दिखाना है। और लेकिन कल हम लोगों ने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। बेटा जैसा कि बताया गया, मतलब वह दर्पण जिसमें अंदर की तरफ से, मतलब धंसे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट अथवा पारे की कलई की गई होगी, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और इस उत्तल दर्पण में देखा जाए, यहां पर हमारा क्या होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है। और इस रेखा को जो हम बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं भैया मुख्य अक्ष। और इसमें वस्तु कहां रखी जाएगी भैया, दर्पण के पीछे वस्तु रखी जाती है। और यहां पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और यहां पर कर्वेचर ऑफ सेंटर होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगला, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आते हुए प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। अब हम इसमें संबंध की अगर बात करें तो यहां पर हमारा जो वस्तु रखी गई है ए बी, वस्तु को हम ए और बी से प्रदर्शित कर लेते हैं। और जो प्रतिबिंब है इसको ए डैश बी डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं। और यहीं से एक हम क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, जिसका नाम यम और एन रख लेते हैं। ये तो हमारा पी है ही भैया, ध्रुव। अब सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज ले जाएगा भैया। हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये सबसे बड़ा जो त्रिभुज है। और एक ले लेंगे भैया त्रिभुज ए डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, मतलब कि ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। और यहां पर ए बी सी, ये वाला त्रिभुज जो दिखाया गया, अब इसमें इनको हम दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा मैथ के नियम, मैथ के फार्मूले से। जैसा कि मैथ के फार्मूले में तुम्हें बताया गया भैया कि इनको किस प्रकार समरूप दिखाया जाता है, त्रिभुजों को समरूप दिखाना होगा। तो कोण ए बराबर कोण ए डैश के यहां पर लिखेंगे, कोण ए इक्वल कोण ए डैश, क्यों, क्योंकि 90 अंश के हैं। और लिखेंगे कोण सी इक्वल कोण सी, लिखेंगे क्या चीज भैया, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ।
और इसको क्या लिखेंगे भैया, 90 अंश के हैं, मतलब कि 90 अंश के हैं मतलब समकोण है, 90 अंश के मतलब भैया समकोण है। तो जब ये समकोण है तो कोण कोण के नियम से, एंगल एंगल के नियम से ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी जो है ये समरूप हो गया। तो जैसा कि अब बताया गया भैया, यहां पर लिखेंगे अगर ये समरूप है तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल, इनका आधार ले लेंगे, आएगा ए सी बटे ए डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अगला अगर हम बात करें त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ यह वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा वाला त्रिभुज, मतलब कि यहां से दिख रहा भैया एक छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब इनको हमें दिखाना होगा कोण एन, दिखाएंगे भैया क्या चीज, कोण एन बराबर कोण ए डैश, क्यों, क्योंकि भैया 90 अंश के हैं, क्योंकि कितने अंश के हैं ये 90 अंश के हैं। कोण एफ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण एफ दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण एफ बराबर कोण एफ लिखेंगे क्या चीज, उभयनिष्ठ है। यदि ये उभयनिष्ठ है तो यहां पर तुम्हें दिखाना होगा, तो किसके नियम से भैया, एंगल एंगल के नियम से, फिर वही एंगल एंगल के नियम से त्रिभुज एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ क्या हो जाएंगे, समरूप हैं, मतलब कि यहां पर जिसे दिखाया गया ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज है, यहां थोड़ा सा लिखेंगे एक समरूप त्रिभुज है। सेम उसी प्रकार यहां पर भी लिखना पड़ेगा, एक क्या है भैया, समरूप, समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप है तो यहां पर फिर लिखेंगे, इनके लंब को लेते हैं एम एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बटे एफ एन बटे ए डैश एफ। यहां पर फिर लिखेंगे भैया एम एन बराबर ए बी, क्यों, एम एन बराबर ए बी, जैसा कि कल बताया गया दो समांतर रेखाएं, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव बराबर होती हैं, लिखना पड़ेगा भैया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी सदैव बराबर होती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे भैया, एम एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बटे ए डैश एफ। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे एफ एन बराबर पी एफ, एफ एन बराबर पी एफ लिखेंगे, क्योंकि एन बिंदु पी के सन्निकट है, क्योंकि एन बिंदु जो है वो पी के सन्निकट में है, करीब में है।
इसलिए यहां लिखेंगे भैया ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल, या फिर इनके स्थान पे लिख देंगे पी एफ बटे ए डैश एफ। इक्वेशन इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहां पर अब जैसा कि बताया गया भैया, इक्वेशन यहां पर देखें ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों में क्या है, समान दिख रहे हैं। अगर ये समान दिख रहे हैं तो यहां पर ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी इक्वल पी एफ, पी एफ बटे ए डैश एफ। अब यहां पर थोड़ा सा चिन्ह की प्रॉपर्टी को अगर हम लेते हैं, जैसा कि कल बताया गया था, पी से हर एक चीजें, चाहे वो ध्रुव मतलब कि वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र की दूरी हो, सबको हम ध्रुव से लेंगे। तो मतलब कि पी से ए की जो दूरी है, जहां वस्तु रखी गई है, उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। और पी से ए डैश की जो दूरी है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है, उसको भी से प्रदर्शित करेंगे। पी से एफ की दूरी, फोकस दूरी, उसको एफ से प्रदर्शित करेंगे। पी से एफ की दूरी फोकस दूरी, और पी से सी की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी को हम 2f से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर जैसे करेंगे भैया, और ये देखेंगे पी से ए है, इसकी जो दूरी है वो किसमें दिख रही है भैया, इधर हमारा प्लस हो गया, इधर माइनस, मतलब पी से ए की जो दूरी है वो माइनस में होंगे और बाकी सारी की सारी चीजें प्लस में होंगी। अब यहीं से तुम्हें ये पूछा जाता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमेशा एकदम याद रखना बेटा, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। एकदम दिमाग में याद रखते हुए भैया, जिंदगी में हमेशा याद रखना, तुमको कभी भी निराश नहीं होना है अपनी इस पढ़ाई को लेकर के। हमेशा जी भर के हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचते रहना है, बढ़ते रहना है। तब तक बढ़ते रहना है जब तक तुम अब सफलता के उस चैन पर, कड़ी पर ना आ जाओ, तब तक तुम्हें अपने लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष करना है। तो यहां पर भैया अगर बात करें हम, तो यहां सारी चीजें बताई गई, मतलब कि पी से ए की जो दूरी, मतलब सारी की सारी चीजों को इस पे हम स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करके देखेंगे पी से ए की जो दूरी है, सारी चीजों को हम कहां से, ध्रुव से दिखाएंगे। ए सी की इससे दूरी निकालनी है, पूरी ए से सी की दूरी निकालनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भैया, ए सी की दूरी निकालनी है और तुम्हें मानते हैं दिया गया है पी ए बराबर 6 दिया गया और पी सी बराबर 3 दे दिया गया, और तुम्हें ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ए सी की जो वैल्यू है इतनी है, पी से सी की जो वैल्यू दी गई है, तो हमें यहाँ देख सकते हैं, लिखेंगे ए सी बराबर, यदि हम पी ए में पी सी को जोड़ दें, यदि हम पी ए में पी सी को जोड़ देते हैं तो हमें यहां से लेकर के यहां तक ए और सी की दूरी मिल जाती है। जैसे ए सी बराबर पी ए के स्थान पे 6 रख देते हैं और पी सी के स्थान पर 3 रखते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ए सी बराबर हमें मिलेगा भैया कितना सेंटीमीटर मिल जाएगा, 6 3 9, मतलब जो पूरी दूरी होगी ए से सी तक की जो दूरी होगी वो 9 सेंटीमीटर मिल जाएगी। उसी प्रकार हमें ए और सी यहां दिखाया गया, ए सी की तुम्हें दूरी अगर ज्ञात करनी है, तो अगर इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा पी ए प्लस पी सी लिखना पड़ेगा भैया। क्या लिखना पड़ेगा, पी
ए प्लस पी सी, एकदम दिमाग में याद होना चाहिए भैया। तो यहां पर लिखेंगे पी ए प्लस पी सी अपान ए डैश सी, मतलब कि लिखेंगे पी ए डैश, इसके में यहां से है सी, यहां पर देखा जाए पी ए डैश है और पी सी, यदि हम तुम्हें निकालना क्या भैया ए डैश सी, मतलब ए डैश सी, यदि पी सी में से, मतलब कि सॉरी भैया, यदि हम पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर देते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश लिखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी भैया ए डैश सी की दूरी मिल जाएगी, इक्वल पी एफ जो हमारी है फोकस दूरी है, इसको बदलती नहीं है, बटे पी बी मतलब ए डैश एफ है, यदि हम पी एफ में से पी ए को माइनस कर देंगे, पी ए डैश को माइनस कर देते हैं, तो ए डैश एफ की दूरी हमें मिल जाएगी। तो यहां पर जैसा कि हम रख देते हैं उठा के वैल्यू को, पी ए इक्वल क्या दिया गया भैया माइनस यू प्लस पी से सी की दूरी जो दी गई है वो 2f है, यहाँ 2f लिखेंगे अपान पी से सी की दूरी 2f माइनस पी से ए डैश की दूरी है v से प्रदर्शित कर दिया, इक्वल पी एफ जो तुम्हारी फोकस दूरी है इसको f से प्रदर्शित कर देते हैं, अपान पी से f की दूरी को फोकस दूरी जो कि प्लस में है प्लस रख दिया, पी से ए डैश की जो दूरी है वो v में है, मतलब v रख दिया। जब तुम्हें जैसा बताया गया बीच में यदि इक्वल का चिन्ह लगाया गया और ये दोनों अपान में होंगे बटे में होंगे, तो हम त्रिय गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्या कर लिया जाएगा भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में f माइनस v इक्वल, यहां पर लिखेंगे भैया f, यहां पर हो जाएगा 2f माइनस v, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस यू से एफ में गुणा करेंगे यूएफ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू से भी में गुणा करेंगे तो आएगा यू भी, प्लस 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 2 से एफ में गुणा करेंगे 2f स्क्वायर प्लस माइनस 2f भी आ जाएगा, इक्वल का निशान लगाएंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी। देख रहे हैं ये प्लस में है ये भी प्लस में, अगर इसको पक्षांतर किया जाएगा तो ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर बच क्या रहा भैया माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल 2f भी माइनस एफ भी। यहां पर देखा जाए भैया माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल प्लस माइनस 2f भी में से एफ भी घटाएंगे तो एफ भी आ जाएगा। तो लिखेंगे भैया यहां पर u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर, यहां पर अगर हम भाग देंगे तो माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल एफ भी अपान यू भी एफ अपान यू भी एफ अपान यू भी एफ, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ भी से एफ भी कट जाएगा, तो यहां पर जो बचा माइनस 1 अपान भी प्लस 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान यू। तो यहां पर देखा जाए भैया तो हमें जो सिद्ध करना था यहाँ 1 अपान एफ है प्लस 1 अपान एफ है भैया, तो यहां पर जो हमें सिद्ध करना था हमें मिला है 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू, यही हमें सिद्ध करना था भैया। यहां लिखेंगे एच पी हेंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हुआ। जैसा कि यह समझ में आया होगा बेटा, यहां पर जैसा कि बताया गया है ये हमारा उत्तर दर्पण है। उत्तर दर्पण में ये याद रखना, सबसे पहले इन त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी, इनको समरूप दिखाया गया। जैसे समरूप दिखा करके इनको इनके पहले लंब को लिया गया ए बी बटे ए डैश बी डैश, जैसा कि लिखे हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल इनके आधारों को लिया गया। इनके जो आधार हैं वो हमारे क्या है ए है
और सी है ए से बटे ए डैश सी को लिया गया। अगले हम त्रिभुज की बात करें, फिर दो चार त्रिभुज है भैया, एक ए बी सी है, एक ए डैश बी डैश सी है, एक एम एन एफ है और एक ए डैश बी डैश एफ है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो त्रिभुज है वो हमारा एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ में लेते हैं और इसको भी समरूप दिखाया गया है, जैसे कि कोण ए डैश बराबर कोण एन के, क्योंकि 90 अंश के हैं। कोण एफ दोनों में क्या बताया गया भैया, उभयनिष्ठ बताया गया, इसलिए ये जो त्रिभुज है वो कैसा हुआ, समरूप त्रिभुज हुआ। अब यहाँ पर इनके लंब को सबसे पहले लिया गया एम एन बटे क्या लिया गया भैया, ए डैश बी डैश इक्वल हमारा जो एफ एन है फोकस दूरी, मतलब कि एफ एन बटे ए डैश एफ लिया गया। एम एन बराबर ए बी, एम एन बराबर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या किया, इक्वल कर दी, इसलिए एम एन के स्थान पर ए बी रख दिया, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल एफ एन बटे ए डैश एफ, इस जैसा था इसको ऐसे उतार लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ए बी जो दिया गया भैया, यहाँ पर जो ए बी है और एफ एन लिख सकते हैं, एफ एन को एफ एन बराबर पी एफ, क्यों, क्योंकि जो एन बिंदु है वो पी के करीब में है, सन्निकट में है, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने क्या किया भैया, तुलना किया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पर मिला तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ए सी बटे ए डैश सी इक्वल पी एफ बटे ए डैश सी एफ हुआ। और यहाँ पर दिखाया गया हर एक दूरियों को ध्रुव से दिखाया गया, जैसे ए सी है, ए सी की दूरी का मतलब पी से ए, यदि हमें ए सी की दूरी ज्ञात करनी है तो पी ए प्लस पी सी करेंगे तब हमें पूरी ए सी की दूरी निकलेगी, तो यहाँ पर वही लिखा गया पी ए प्लस पी सी। अगले में ए डैश सी की दूरी निकालनी है, ए डैश सी यहाँ पे है, तो यदि हम पी सी में से पी ए डैश को निकाल देंगे तो हमें ए सी की दूरी मिल, ए डैश सी की दूरी मिल जाएगी भैया। सेम वही चीजें हमारी है, पी एफ फोकस दूरी है, जो हमारी पी एफ फोकस दूरी है ये चेंज तो होगी नहीं, ए डैश एफ है, यदि हम पी एफ में से पी ए डैश को माइनस कर देंगे तो हमें ए डैश एफ की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद इन वैल्युओं को रख दिया गया, जैसा कि यहाँ पर बताया गया भैया, यहाँ पर कुछ वैल्युओं को लिखी गई है। पी से ए की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि पी से ए डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है तो भी से, पी से एफ की दूरी और वक्रता केंद्र की दूरी जो है उसे एफ से उसे पी से एफ की दूरी मतलब कि फोकस दूरी है, सॉरी यहाँ पर फोकस दूरी है, यहाँ उसको एफ से प्रदर्शित करेंगे। पी से सी की दूरी जो है ये वक्रता केंद्र की दूरी है, इसको हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो सेम वही चीज है, पी से ए की दूरी को यू से प्रदर्शित किया गया, पी से सी की दूरी को 2f से प्रदर्शित किया गया, और पी से एफ की जो दूरी है फोकस जो दूरी है उसको एफ से प्रदर्शित किया गया। पी से सी की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी 2f, पी से ए डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी है, पी से एफ की फोकस दूरी है इसे एफ से, पी से ए डैश की दूरी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी है इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f, एक ब्रैकेट में f माइनस भी हो जाएगा इक्वल यहाँ पर f हो जाएगा 2f माइनस भी हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस यू एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u भी हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2f से माइनस भी गुणा करेंगे माइनस 2f भी हो जाएगा। जब हम f से f स्क्वायर में गुणा करेंगे तो f स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, f से भी हम गुणा करेंगे तो f भी हो जाएगा। जैसा कि 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u भी माइनस u भी फिर u भी इक्वल 2f भी इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यह माइनस f भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 2f में से f भी घटाएंगे तो आएगा f भी, तो यहाँ पर माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल एफ भी।
अगर यहां पर अगर बात करें यूवीएफ से भाग देने पर क्या करेंगे बेटा, ये यूवीएफ से भाग देने पर जब यूवीएफ से हम भाग देंगे तो होगा भैया माइनस यूएफ बटे यूवीएफ, यूवी बटे यूवीएफ इक्वल एफवी बटे यूवीएफ। यहां पर से यूएफ से यूएफ कट जाएगा, यूवी से यूवी कटेगा, एफवी से एफवी कट जाएगा। यहां पर जो बच रहा है माइनस 1/v प्लस 1/f इक्वल 1/u। जो 1/v माइनस में है इसको इधर पक्षांतर किया गया तो 1/v प्लस में हो गया और प्लस 1/u hp, जो हमें यह सिद्ध करना था, अतः यह सिद्ध हुआ। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, आवर्धन का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, फिर हम लोग इन पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, इनसे न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को सीखेंगे। बाकी हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरीकों से समझ में आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।